A very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So yes, जैसे आपको पता था हमारी सीरीज चल रही थी, कौन सी उड़ान सीरीज चल रही थी, राइट, जिसमें हम लोग 11th को कवर कर रहे थे। तो आज उसी सीरीज का एक और चैप्टर हम लोग आज के सेशन में खत्म करने वाले हैं एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें से हमेशा हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम लोग इसी चैप्टर को खत्म करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज ब्यूटीफुल नोट्स। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास नोट्स है, तो आप इन नोट्स की हेल्प से पूरा रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात पे। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आपको पता है सेल वाला जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो बेस बनाता है आपका। तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो बाकी के चैप्टर्स जो है वो समझ में नहीं आने वाले। ऑलराइट, तो चलिए इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दीज ब्यूटीफुल नोट्स हम लोग ये चैप्टर रिवाइज करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। सो जैसे कि आपको पता है सेल का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब हम कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो अगर मैं सेल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सेल की बात करूं कि आखिर में सेल है क्या, तो सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल क्या है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग है तो उसमें जो है वो सेल प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर किसी में सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं सेल की बात करूं तो सपोज फॉर एग्जांपल आप एक घर देखते हो। ठीक है, अगर आप एक घर देखते हो तो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, उसका किस चीज से मिलके बना हुआ है, ब्रिक से, राइट। तो वही है हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सेल हमारा सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट है तो वो लिविंग होगा, अगर सेल नहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग होगा। ऑलराइट, तो ये चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सेल से ही मिलकर पूरी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना होता है। ऑलराइट, चलिए सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर अब देखो ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिर्फ उनमें एक सेल्फ प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस देख लो, रिप्रोडक्शन देख लो, आप एक्सक्रीशन देख लो, डाइजेशन देख लो, वो सारा काम कौन कर रहा है, सिंगल सेल कर रहा है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो वो आपका आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल प्रेजेंट होता है। जितना भी फंक्शन होता है, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, वो कौन परफॉर्म करता है, एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो बैक्टीरिया है वो कौन सी किंगडम में आता है, मोनेरा किंगडम में आता है। उसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है बट वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है, बिकॉज एक ही सेल को परफॉर्म करना है सब कुछ। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ गया आपका बैक्टीरिया, फिर आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा। अब दूसरे की बात करूं तो ये है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की बात कर दी, यूनिसेलुलर मतलब एक ही उस ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे प्रेजेंट है, मतलब सेल्स प्रेजेंट है। अब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे तो इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि जो काम एक सिंगल सेल को करना पड़ रहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर आपको कोई काम दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया और एक सिंगल मतलब आपका कोई फ्रेंड है उसको काम दिया और एक ग्रुप वर्क दिया। ठीक है, एक ग्रुप में काम दिया। अब जो काम है, जो सिंगल इंसान को जो प्रोजेक्ट मिला है वो उसको सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो दूसरा है जिसको ग्रुप में मिला है, जितनों को ग्रुप में मिला है वो क्या कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा काम बांट लेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वहां पे
थोड़ा थोड़ा काम सब लोग कर लेते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो उसमें आ जाते हैं आपके ह्यूमंस। ठीक है, उसमें कौन आ जाते हैं? आपके ह्यूमंस। तो यहाँ पे अगर आएंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, बिकॉज वो सारा काम खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, capable of performing all essential functions of life, anything less than a complete cell live independently. alright, तो ये चीज आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि सेल किसे बोलते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल से मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। छोटे छोटे सेल, जैसे कि आपका एक घर होता है, उसमें आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ब्रिक, उससे मिलकर पूरा घर बना होता है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल से मिलकर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। ऑलराइट, फंक्शनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें सारी एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सारी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो किसके अंदर हो रही है? सेल के अंदर ही हो रही है। राइट, तो इसी वजह से हम लोग उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आप नहीं भूल सकते हो, उसमें से एक सेल है जिसका डेफिनेशन आई थिंक सबको याद ही रहता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, चलिए अब थोड़े साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं, थोड़े से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि साइंटिस्ट का नाम बताओ किसने ये डिस्कवर किया था। ओके, तो इसी वजह से ये पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, पहले साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? आपके रॉबर्ट हुक अंकल ने डिस्कवर किया था सेल को, बट द पॉइंट इज, यहाँ पे जो सेल डिस्कवर किया है वो लिविंग सेल नहीं है, वो है आपका डेड। ठीक है, वो आपका लिविंग सेल नहीं है, ये आपका डेड सेल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, बट वहां पे एक ऑप्शन होना चाहिए, क्या वो लिविंग सेल की बात कर रहे हैं या फिर वो डेड सेल की बात कर रहे हैं। अगर डेड सेल की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, आपका क्या आंसर होगा? रॉबर्ट हुक। चलिए, दूसरे साइंटिस्ट पे आते हैं, एंटोन वॉन लीवनहुक। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने आपका सेल डिस्कवर किया था, बट कौन सा सेल? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, कौन सा सेल डिस्कवर किया था? आपके लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। एंटोन वॉन लीवनहुक ने आपके लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। ओके, कौन से ईयर में? 1831 में आपका रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर 1950s के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थी वो काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते थे उस टाइम पे। उससे पहले क्या था कि इतने ज्यादा माइक्रोस्कोप जो थे वो डेवलप नहीं हुए थे, तो इतना ज्यादा अच्छे से आप चीजों को नहीं देख सकते थे। बट 1950s के टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था। डिटेल्स ऑफ सेल लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स वर सीन। तो उसकी वजह से जो भी और स्ट्रक्चर्स से प्रेजेंट थे सेल में, वो भी आप देख सकते थे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, यस, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी पे। अब हम आते हैं सेल थ्योरी पे। तो अगर मैं सेल थ्योरी की बात करूं तो 1859 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट थे मतलब बॉटनी है ना, प्लांट्स के बारे में थोड़ा डिस्कवरी कर रहे होंगे या फिर साइंटिस्ट होंगे, प्लांट्स के बारे में बेसिकली वो स्टडी करते थे। तो इन्होंने क्या एग्जामिन किया? एग्जामिन मेनी plants and observe that all plants are made up of different cells which make different tissues। ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने 1858 में प्लांट्स को स्टडी किया और इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। जो सारे प्लांट्स हैं वो डिफरेंट सेल्स के मिलके बने हुए होते हैं, एंड वो क्या बना रहे हैं? अलग टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज को बना रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज को बना रहे हैं। तो अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे श्वान थे जो आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जो आपके ब्रिटिश
जूलॉजिस्ट थे 1859 में, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया एनिमल सेल में, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एनिमल सेल है, इट इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल को जब इन्होंने देखा तो इनको क्या दिखा, एक लेयर दिखी जिसको इन्होंने सेल मेम्ब्रेन बोला। तो अब इन्होंने प्लांट्स में भी देखा कि प्लांट्स में भी तो नहीं प्रेजेंट है ऐसा, तो जब इन्होंने प्लांट्स को देखा तो इन्होंने देखा कि यहाँ वहां पे एक और लेयर थी जिसको इन्होंने बोला सेल वॉल। मतलब वो सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट थी बट उसमें एक और लेयर प्रेजेंट थी जो थी आपकी सेल वॉल, ठीक है, जो थी आपकी सेल वॉल। फिर उस टाइम पे इन्होंने हाइपोथेसिस दी, ठीक है, हाइपोथेसिस दी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो इन्होंने उस टाइम पे हाइपोथेसिस दी थी कि जो सेल्स है, जो आपके जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो आपके दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं एंड उनके प्रोडक्ट से, ठीक है। बट ये जो सेल थियरी, मतलब जो ये हाइपोथेसिस थी, ये अभी पूरी पूरी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं की गई थी, ठीक है, एकदम फाइनल चीज नहीं दी गई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर सेल थियरी दी और बोला कि सेल थियरी, बट इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। इन्होंने यही बोला, इन दोनों ने मिलकर ये चीज बोली, बट फिर भी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल है वो आखिर में आता कहाँ से, ठीक है, वो ये नहीं कर पाए कि आखिर में ये सेल जो है वो बनता कहाँ से है, आता कहाँ से है। फिर आते हैं आपके तीसरे साइंटिस्ट जो है आपके रुडोल्फ विर्चाउ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला इज सेलुला। इसका मतलब ये था कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं, जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं, और इस तरीके से आपकी सेल थियरी आई थी, ठीक है। इस तरीके से फाइनली जो सेल थियरी थी वो आई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 साइंटिस्ट का नाम, तो आपका पहला नाम होगा स्लेडन, देन आपका दूसरा नाम होगा जो आपके जूलॉजिस्ट थे आपके श्वान, फिर आपका तीसरा आएगा जो थे रुडोल्फ विर्चाउ। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ऑलराइट। तो आई होप ये वाला पार्ट जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा सेल थियरी का। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या है। सपोज अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो, ताकि हीमोग्लोबिन को ज्यादा सरफेस एरिया दे सके फॉर बाइंडिंग, ठीक है, तो इस वजह से उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, ठीक है, किसी भी सेल का फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो यहाँ पे अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होता है, ठीक है, इसका अगर आप देखोगे तो 7 माइक्रोमीटर्स है। फिर डब्ल्यूबीसी है विच इज अमीबॉइड, मतलब अमीबा के शेप में होता है, अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता है। फिर कॉल्यूमिनर सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, लंबे और पतले से होते हैं। देन नर्व सेल्स दे आर ब्रांच्ड एंड लॉन्गेस्ट सेल, जो आपके नर्व सेल्स है दे आर द लॉन्गेस्ट सेल, ऑलराइट। फिर आते हैं आपके मीजोफिल सेल्स, ठीक है, ट्रैकीड्स जो आपके लंबे होते हैं। फिर आपके आते हैं मीजोफिल सेल्स जो राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं, टिपिकली यूकैरियोट एंड टिपिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनका साइज कुछ इतना होता है, एंड बैक्टीरियल लेंथ की अगर बात करें तो वो कुछ इतना होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको सारी क्लियर हो गई होगी। एक और टेबल हम लोग देख लेते हैं, एक और टेबल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा का जो लेंथ है, इट इज अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर। फिर पीपीएलओ वायरस जिसका साइज, यहाँ पे साइज की बात कर रहे हैं, विच इज अराउंड 0.5 माइक्रोमीटर। एंड ऑस्ट्रिच एग है, जो ऑस्ट्रिच एग है वो हमारा लार्जेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट नहीं। लॉन्गेस्ट कौन था आपका? नर्व सेल, ये आपका लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट सेल है, ऑलराइट। चलिए, तो ये वाला चीज तो हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं
तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो सबसे इजीली आप किस चीज में सेल देख सकते हो? आपने अपने 7th 8th क्लास में साइंस में भी ये प्रैक्टिकल करा होगा, अपनी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में करा होगा, आपने अनियन पील जिसमें सेल्स देखे होंगे कि सेल्स कैसे होते हैं। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे किसमें इजीली आप सेल को ऑब्जर्व कर सकते हो इन प्लांट्स, तो वो है आपका अनियन पील, वो है आपका अनियन पील, क्योंकि अनियन क्या है आपका इजिली अवेलेबल है, तो आप इजिली उसको उसमें देख सकते हो सेल्स। फिर अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें आप किस में देख सकते हो? ह्यूमन चीक सेल में, ठीक है, ह्यूमन चीक सेल में। ये आपके एक्सपेरिमेंट्स भी है, ये आपके साइंस में एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो आई थिंक आपने अपने स्कूल में जरूर किया होगा, ठीक है, सेल को जरूर ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, अब जैसे पता है कि प्लांट्स में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। यहाँ पे आप इजिली देख सकते हो अनियन पील में, उसमें आप इजिली सेल वॉल को देख सकते हो। तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे प्लांट सेल की बात करूं, तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है या क्या क्या चीजें एब्सेंट होती है जो एनिमल सेल में नहीं है या फिर प्लांट सेल में है, ठीक है। ये चीजें देख लेते हैं कि आखिर में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं मेजर डिफरेंस की बात करूं तो प्लांट सेल में बेसिकली आपको पता है, अगर आप देखोगे तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है आपके प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मैं सेल वॉल की बात करूं प्लांट सेल में, तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है आपके प्लांट सेल में। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है आपके प्लांट सेल में, जो एनिमल सेल में नहीं होता है। फिर सेंट्रल वैक्यूल होता है आपके प्लांट सेल में, जो एनिमल सेल में नहीं होता है। एंड किसी किसी सेल में तो 90% जो स्पेस है वो आपका वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। प्लांट सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, एनिमल सेल की बात नहीं हो रही है। तो 90% जो स्पेस है आपका कभी कभी किसी सेल में, प्लांट सेल में वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है। ऑलराइट, इसमें भी वैक्यूल होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है, इतने मतलब इतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। ऑलराइट, फिर सेंट्रियोल्स। ओके, अब हम लोग इस पे आते हैं, एनिमल सेल पे आते हैं। तो यहाँ पे सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है बट इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में जो है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है बट सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई होंगी चीजें अब। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो आउटर लेयर है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है, अगर मैं ये एनिमल सेल की बात करती हूँ, सपोज अगर मैं एनिमल सेल की बात करूंगी तो यहाँ पे जो आउटर लेयर है ये एब्सेंट होगी, ठीक है, ये एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। आउटर लेयर क्या है आपकी, सेल वॉल है, बट जो आपकी ब्लैक से लेयर अंदर की साइड है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सपोज अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, मतलब बाहर की जो लेयर है जो रेड कलर से आपको दिख रही है ये एब्सेंट होगी, ओके, ये आपकी एब्सेंट होगी। ओके, तो चलिए ये वाला जो ऊपर, अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात करें, मतलब जिसमें आप देख सकते हो, मतलब चलो नॉर्मल सेल की बात करते हैं, तो ये वाला जो होता है, ठीक है, ये वाला जो लेयर है ये तो आपकी सेल वॉल हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी सेल वॉल हो जाएगी अगर प्लांट सेल है। अंदर वाली जो लेयर है वो हो जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग इसमें आगे वाले सेशन में, आगे आने वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस, अब यहाँ पे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तो हो गया। अब इसके बीच में ये वाला जो चीज है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म। ये किस टाइप के सेल की बात हो रही है यहाँ पे, ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। तो अगर आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस पता है
तो आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड क्यों होता है? क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती है। अगर आपको डिफरेंस पता है, मैं फिर भी बता देती हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता एंड उसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होती है। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। तो यहाँ पे इस सेल की अगर मैं बात करूं तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है? आपका यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें आपके जो ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या फिर राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस हो गया, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से जो फ्लूइड होगा वो, मतलब जो साइटोप्लाज्म होगा वो आपका सेमी फ्लूइड होगा, थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड होगा, राइट? ओके। ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द सेल, मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। तो जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती है, सेलुलर एक्टिविटी, वो कहाँ पे हो रही है? आपकी साइटोप्लाज्म में हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन एरिया फॉर आपकी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो आपका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, चलिए ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है राइबोसोम, राइबोसोम बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल है जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंड ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में भी एंड यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो आपके दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेंगे। ठीक है, यस। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा राइबोसोम्स के बारे में दिया गया है। दे कैन बी फाउंड इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले तो ये आपके साइटोप्लाज्म पे होता है, साइटोप्लाज्म में भी आपको मिलेंगे एंड कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होते हैं। तो राइबोसोम्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम लोग उस चीज पे आने वाले हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी आपको राइबोसोम्स दिख जाते हैं। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, जैसे कि ये यूकैरियोटिक सेल है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं एंड दे आर कॉल्ड पैलेट पार्टिकल्स, प्रोटीन फैक्ट्री एंड द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। सो ये आपके जो राइबोसोम्स है, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दे आर आल्सो कॉल्ड द पैलेट पार्टिकल बिकॉज साइंटिस्ट जो थे इनका नाम पैलेट था जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, यस। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है जिसको हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो वो आपका ब्रेन क्या है? आपको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है, राइट? ऐसे ही सेल का जो ब्रेन है वो क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या होता है? डेंस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, कंटेन क्रोमोसोम दैट इनफैक्ट कंटेन डीएनए। तो ये आपका ये न्यूक्लियस की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग राइबोसोम्स के बारे में देख लेते हैं। तो राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इनकी दो सब यूनिट्स होती है। 70S इन प्रोकैरियोट्स। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो किस तरह की राइबोसोम्स होते हैं? 70S, जिसमें 50S प्लस 30S। S इज द स्वेटबर्ग यूनिट, S इज द स्वेटबर्ग यूनिट। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो उसमें कैसे होते हैं? 80S एंड 60S प्लस 40S आपका होता है। एंड ये डिपेंड करता है आपके सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट पे। किस पे डिपेंड करता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट पे। ऑलराइट, तो ये आपका राइबोसोम्स के बारे में था। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की बात करने वाले। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये आपका डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, किसका डायग्राम है? प्रोकैरियोटिक सेल का। एंड प्रोकैरियोटिक सेल के जो सोल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो सोल मेंबर्स होते हैं, जो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो उसमें जो नाम आता है वो होता है आपका बैक्टीरिया का। ठीक है, किसका नाम आता है? बैक्टीरिया का। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, स्मॉलर एंड डिवाइड फास्टर।
ठीक है, ये क्या करते हैं, छोटे से होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, छोटे से होते हैं एंड बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो ये नेकेड डीएनए पड़ा है, ठीक है, यस इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये क्या है आपके, ये जो आपको इन्वेजिनेशंस दिख रहे हैं, देखो ये आपके यहाँ पे इनके पास ना सेल वॉल तो प्रेजेंट है, जो ये आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये आपको रेड कलर का, ये है आपका सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी मिलके बनी, किससे मिलके बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेप्टिडोग्लाइकन मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, तो आपका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो इनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन, क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। एंड ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो अंदर का पार्ट है, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका अंदर का जो पार्ट है ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें थोड़ी सी इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस ये क्या करता है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम। सेल वॉल फॉर्मेशन, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, ठीक है, डीएनए को रेप्लिकेट करवाना एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन और इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए मीजोसोम का, मीजोसोम्स आर बेसिकली इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इनका मेन फंक्शन होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, ठीक है, जो किससे मिलके किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। तो ये क्या करवाते हैं आपका सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, यस। अब ये आपके टिब्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है ये इन्वेजिनेशन, ठीक है, टिब्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है इन्वेजिनेशन, वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकता है इन्वेजिनेशन, और आपके लेमिले के फॉर्म में भी हो सकता है इन्वेजिनेशन, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इसकी कुछ लेबलिंग ना आपको उस साइड नेक्स्ट वाली स्लाइड पर मिलेगी, यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिली, यहाँ पे मैंने 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे कुछ कुछ लेबलिंग है, तो इस पे हम लोग बाद में अभी आते हैं। चलिए थोड़ा ये देख ले, अब जो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका फ्लैजुला, जो किस में हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसको कौन हेल्प कर रहा है मोटिलिटी में, फ्लैजुला हेल्प कर रहा है, ठीक है। इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म सेल वॉल। ये क्या है आपका, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि आपको पता है जो सेल वॉल है वो तो काफी रिजिड है, राइट, वो तो काफी रिजिड है, तो क्या है आपका फ्लेक्सिबल, सेल मेम्ब्रेन है, राइट, तो कौन बनाएगा, इट इज अ इन्वेजिनेशन, इट इज अ एक्सटेंशन, किसका एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का, नॉट सेल वॉल का, ठीक है। सेल वॉल तो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कैसे आपका एक्सटेंशन नहीं हो सकता, राइट, सेल वॉल का। तो एक्सटेंशन किसका है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। दिस इज द क्रोमैटोफोर, कंटेन्स पिगमेंट लाइक बीजीए। फिर आपके पास इंक्लूजन बॉडीज है जो क्या करते हैं, स्टोर रिजर्व मटेरियल, मेम्ब्रेनलेस and they are the phosphate cyanophycine and glycogen granules and the gas vacuoles in the blue green and the purple green bacteria. all right, चलिए यहाँ पे और अब देखते हैं कुछ कुछ लेबलिंग यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, बट ये एब्सेंट होती है आपके माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, दैट्स व्हाई माइकोप्लाज्मा को क्या बोला जाता है, जोकर। जोकर क्यों बोला जाता है, अगर आपके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, राइट, तो आप अपना शेप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो फ्लेक्सिबल होती है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, राइट। तो इसी वजह से इस सेल वॉल प्रेजेंट ना होने की वजह से माइकोप्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं जोकर। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलीअमाइन प्रोटीन्स। ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फ्लैजुला के 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट, फिर होता है हुक, फिर होता है बेसल बॉडी, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है एंड
ये आपका बेस पे होता है। 3 पार्ट्स हो गए आपके फ्लैजेला के। ऑलराइट, अब यहाँ पे अदर स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं, प्रोक्रियोटिक सेल में अदर स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो पिल्लाई जो है वो टिब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, टिब्यूलर स्ट्रक्चर है और इट इज मेड अप ऑफ पाइलिन, हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। किसमें हेल्प करता है? आपका कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। फिर आता है दूसरा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फिम्ब्री। बेसिकली ये क्या होता है? ब्रिस्टल लाइक, और क्या करवाते हैं? ग्रिप देते हैं, गिव ग्रिप टू द बैक्टीरिया, ठीक है। सो अटैचमेंट, अगर कहीं से अटैच करना है बैक्टीरिया को, अटैचमेंट करना है या फिर किसी जगह से या सबस्ट्रेटम से अटैच करना है, तो वहां पे कौन काम कर सकता है? आपका फिम्ब्री काम कर सकता है, ठीक है। यस, तो ये वाला यहाँ पे हो गया आपका प्रोक्रियोटिक सेल का। अब हम आते हैं सेल एनवेलप पे। तो अगर मैं सेल एनवेलप की बात करूं तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं मोस्ट प्रोक्रियोटिक, ठीक है, मोस्ट प्रोक्रियोटिक सेल में, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल में। अब जो आपका सेल एनवेलप है वो 3 चीजों से मिलके बना होता है, 3 चीजों से मिलके बना होता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल प्रोटेक्टिव। सो इसका जो मेन फंक्शन होता है, आपके सेल एनवेलप का जो मेन फंक्शन होता है बेसिकली वो प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्ट करता है आपके बैक्टीरिया को। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 3 लेयर से मिलके बना होता है। सबसे पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, फिर होता है सेल मेम्ब्रेन। 3 लेयर्स, जैसे मैंने 2 लेयर्स तो आपको बताई, कौन कौन सी? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में सेल वॉल भी बनी होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, किससे? किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, राइट। सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, बट उसके साथ एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो सपोज अगर मैं यहाँ की बात करूं, यस, एक मिनट, तो अगर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर आपका सेल मेम्ब्रेन होगा। अब इसके आउटर मोस्ट लेयर पे एक और लेयर होगा जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ऐसे तीनों लेयर, ये 3 लेयर मिलके आपका बनाती है सेल एनवेलप, ठीक है। क्या बनाती है? सेल एनवेलप। सो इट इज द आउटर मोस्ट और डिफेंसिव। अगर ये लूज होती है या फिर स्लाइम लेयर होती है, ठीक है, सॉरी, अगर लूज होती है तो उसको बोलते हैं स्लाइमी, थोड़ी सी स्लाइमी सी होती है। अगर टफ होती है तो उसको बोला जाता है कैप्सूल, ठीक है, टफ होती है तो उसको बोला जाता है कैप्सूल। यहाँ पे अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो ये क्या करती है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप देती है, स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ये मेन फंक्शन होता है आपके सेल वॉल का। फिर आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन पे। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये बहुत सिलेक्टिव होती है कि इन्हीं चीजों को ही मैं अंदर आने दूंगी। तो ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, interact with outside world, ठीक है, interact with outside world. Based on the nature of the cell envelope, bacteria can be gram positive and gram negative. किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सेल एनवेलप, सेल एनवेलप के नेचर पे डिपेंड करता है। या फिर बैक्टीरिया जो है इट कैन बी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, मतलब अगर वो स्टेन को रिटेन कर पा रहे, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर वो स्टेन को रिटेन नहीं कर पा रहे तो उनको बोलेंगे हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये हो गया आपका सेल एनवेलप के बारे में पूरा। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोगों ने बात करी सेल वॉल की, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं यहाँ पे। स्टडीज डन ऑन आरबीसी, तो उसने क्या बोला? जो स्टडीज है आरबीसी पे की गई थी। बेसिकली क्यों की गई थी? बिकॉज जो आपका आरबीसी है उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें क्या है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो स्टडीज डन ऑन आरबीसी मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। उसके बाद मेजरली फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट एज बायलेयर। जो आपका फॉस्फोलेयर है, मतलब जो लिपिड है वो बायलेयर है, 2 लेयर्स है, एक लेयर नहीं है, 2 लेयर है। एंड उसमें प्रोटीन जो है वो जगह जगह पे बोल सकते हो आप एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना जो प्रोटीन है, अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो आपका अलग टाइप का प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक हो गया या फिर एक्सट्रिंसिक हो गया, वो अभी हम लोग आते हैं इस पे।
तो मेजरली जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, और वो बाय लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड होता है, ठीक है, बाय लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहे हो ये है आपका पोलर हेड विच इज हाइड्रोफिलिक, और यहाँ पे टेल दिख रहा होगा जो है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो जैसे कि उसको पानी से डर लगता है तो उसको अंदर की साइड मतलब अंदर की साइड उस आपकी टेल होती है और ऊपर की साइड आपका पोलर हेड है विच इज हाइड्रोफिलिक। अब यहाँ पे अगर प्रोटीन्स की बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग प्रोटीन्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब अगर आप प्रोटीन को इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सो दे आर इंट्रिंसिक, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक एंड अनदर वन इज एक्सट्रिंसिक। सो इंट्रिंसिक मतलब पार्शली और टोटली बरिड। पार्शली मतलब आप इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पार्शली ऊपर से वो फॉस्फोलिपिड में बाय लेयर में धसे हुए हैं। अगर मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूं तो वो पेरिफेरल होते हैं, ठीक है, यस, सॉरी माय बैड। इंट्रिंसिक इज लाइक अंदर की तरफ धसे होते हैं बाय लेयर में, और एक्सट्रिंसिक में क्या होते हैं, पार्शियली पेरिफेरल, ऊपर ही आपको दिख जाएंगे। तो दो तरह के हो गए आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ऑलराइट, यहाँ पे अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं, अभी हमने किसकी बात करी थी, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करी। अब यहाँ पे अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, दे हैव extensive compartmentalization and have a complex locomotory and cytoskeleton elements, ठीक है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो डेफिनेटली दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, उसके अलावा दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की ही बात करी जा रही है। इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइडिटी, जो आपकी फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है वो ऐसे फ्लो करती है, मतलब उसके अंदर फ्लूइडिटी है, इट शोज फ्लूइडिटी, ऑलराइट। एंड मोज़ैक मॉडल मतलब, मोज़ैक का मतलब है जो प्रोटीन्स है, जो आपके प्रोटीन्स है वो बीच बीच में ऐसे बोल सकते हो आपके धसे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो आपका फॉस्फोलिपिड का लेयर है उसमें बीच बीच में प्रोटीन्स है, ठीक है। तो जो लिपिड है, लिपिड का मेन फंक्शन है सेल ग्रोथ, डिविजन, सीक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन, ऑलराइट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपकी लिपिड की बाय लेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पोलर हेड है और यहाँ पे टेल अंदर की साइड है, बिकॉज क्या है आपकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, पानी से उसको डर लगता है, इसी वजह से उसको अंदर की तरफ रखा गया है, ठीक है। तो ये है आपका पोलर हेड विच इज हाइड्रोफिलिक, एंड ये है आपका टेल विच इज हाइड्रोफोबिक। अगेन ये बाय लेयर है, ठीक है, बीच बीच में यहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। अब डिपेंड करता है कि ये पेरिफेरल है, इंटीग्रल प्रोटीन मतलब अंदर की साइड जो एकदम एम्बेडेड है, और एक्सटर्नल मतलब जो पेरिफेरल प्रोटीन है मतलब बाहर की साइड है, उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो दो तरह के प्रोटीन हो गए, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ऑलराइट। यहाँ पे साथ ही साथ इनमें ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यस। ये क्या है आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका सेल वॉल। क्या है आपका सेल वॉल? सेल मेम्ब्रेन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग सेल वॉल देखते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपका सेल वॉल है सबसे पहले तो रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड होता है, आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, एंड ये क्या करता है, गिव्स शेप। So basically the main function of the cell wall is to provide rigidity and shape to the cell, ठीक है, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए या फिर बर्स्ट ना हो जाए, टू प्रिवेंट द बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ द सेल। व्हाट्स द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? इज टू प्रोवाइड या इज टू गिव शेप एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो सेल टू सेल इंटरैक्शन, बैरियर टू मैक्रोमोलिक्यूल, बैरियर टू मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आपको चीज देखना है, यहाँ पे इसकी चीज की बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके कुछ भी है, सपोज अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल की बात करूं,
ठीक है। तो वो आप क्या, अगर उनको क्रॉस करना है तो वो इजिली क्रॉस कर सकते हैं फ्रॉम दी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो सपोज यहाँ पे ECF है और यहाँ पे ICF है, विच इज ECF is extracellular fluid and ICF is intracellular fluid. So basically यहाँ पे अगर पार्टिकल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो वो क्या करेगी, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है पार्टिकल जो है डिफ्यूज कर जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल्स की बात हो रही है, अभी पोलर पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो सपोज अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये आपके पोलर है, ठीक है, ये आपके पोलर है, तो ये इजिली क्रॉस नहीं कर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बिकॉज यहाँ पे दीज आर द पोलर पार्टिकल्स, राइट। तो इनको एक फैसिलिटेटर चाहिए होगा, जो इनको बाहर से ECF से अंदर की तरफ लेकर आए। बेसिकली यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बट स्टिल इनको एक फैसिलिटेटर चाहिए जो इनको बाहर से लेकर अंदर की तरफ लेकर आए। बट काम क्या हो रहा है, काम पैसिवली ही हो रहा है, ठीक है, काम क्या हो रहा है, पैसिवली ही हो रहा है, कोई भी एनर्जी की एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे मैं बात करूं अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे आपका ATP का यूज होगा और यहाँ से जो ट्रांसफर होगा, यहाँ से आपका ट्रांसफर होगा, यहाँ पे जो पंप यूज होगा दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। सो सपोज एग्जांपल, सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करके ATP का ब्रेक डाउन करवा के इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी पार्टिकल्स थे फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन उसको वहां पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां से जो चीजें है वहां से ट्रांसफर होता है फ्रॉम ECF टू ICF, विच इज फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टू द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट इज द सेल वॉल। तो जैसे कि ये चीजें तो मैंने बता दिया आपको कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड बर्स्टिंग। तो ये आपका मेन फंक्शन हो गया सेल वॉल का। नेक्स्ट, अगर मैं एल्गी की बात करूं तो उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनस और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई होती है। अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करती हूँ तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। इसकी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन। अगर सेल वॉल की बात करूं, जो आपकी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए। बट अगर मैं सेकेंडरी, जैसे ही आपकी सेल वॉल जो है वो मैच्योर हो जाती है या फिर सेकेंडरी सेल वॉल बना लेती है, तो वो क्या डेवलप इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। तो बेसिकली वो क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, अब उसको कोई भी कुछ रोक नहीं सकता है। सेकेंडरी सेल वॉल अगर मैच्योर हो गई, एक बार सेल वॉल मैच्योर हो गई तो उसका कुछ भी कोई बिगाड़ा नहीं जा सकता, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगी, ठीक है। यस, मिडिल लेमेला कैल्शियम पेक्टेट लेयर दैट कनेक्ट्स दो नेबरिंग सेल्स, ठीक है, जो कनेक्ट करता है दो नेबरिंग सेल्स को। नेक्स्ट वी हैव द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो अगर मैं इसके मेंबर्स की बात करूं, सिस्टम के मेंबर्स की बात करूं, तो इसमें आपके आ जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर आपके आ जाएंगे लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है। तो इसमें कौन से आपके मेंबर्स हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? पहला तो हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हो गया आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल, ठीक है, फोर्थ वन इज वैक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो आपका जो न्यूक्लियस है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बेसिकली दे आर द नेटवर्क ऑफ स्कैटर्ड ट्यूब। सो बेसिकली जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप था उसी का एक्सटेंशन है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा हो सकता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
reticulum studded with the ribosomes, they are called the rough endoplasmic reticulum. And whereas smooth endoplasmic reticulum में कोई भी ribosomes जो है present नहीं होंगे. So smooth endoplasmic reticulum which are not studded with the ribosomes, they are called the smooth endoplasmic reticulum. Alright, सबसे ज्यादा मतलब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है. राइबोसोम्स का क्या मेन फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का. तो अगर यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो मेन फंक्शन आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होगा? सिंथेसिस एंड सिक्रीट प्रोटीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करना. ऑलराइट, अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स एंड लिपिड्स. क्या मेन फंक्शन होता है? सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स एंड लिपिड्स. ओके, फिर ये तो हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. अब हम आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब हम आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स. सो डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इन 1898. सो इसको डिस्कवर किया था आपके कैमिलो गोल्जी ने इन 1898. अब वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टर्न है. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ये वेरियस ट्यूब्युलर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्न है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्न है. दिस फेस, दिस इज कॉल्ड द सिस कॉन्वेक्स convex maturing phase, no sorry, cis convex phase, and this one is trans concave and maturing phase. ठीक है, trans concave and maturing phase, ये वाला. तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपका सिंथेसिस हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहां पे यहाँ पे क्या होगा? पैकेजिंग होगा. यहाँ पे क्या होगा? पैकेजिंग होगा. तो जो भी चीजें यहाँ से आई, सपोज स्टीरॉइड्स एंड लिपिड्स थी, इसकी यहाँ पे पैकेजिंग की जाएगी आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, क्या होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. चलिए, अब आता है लाइसोसोम. ठीक है, लाइसोसोम में बेसिकली क्या होता है? दे आर फॉर्म्ड एज अ वेसिकल फ्रॉम द गोल्जी. जैसे मैंने बताया, जो गोल्जी अपैरेटस है या फिर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वो बेसिकली क्या करता है? पैकेजिंग करता है. ऑलराइट, क्या करवाता है? आपका पैकेजिंग करता है. सो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो आपके वेसिकल के फॉर्म में होते हैं, बट उसमें क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं which are हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, यस. यूनिट मेम्ब्रेन एंड प्रोटोन पंप इज नॉट प्रेजेंट. तो यहाँ पे बेसिकली आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट इज वैक्यूल्स. कंटेन द H2O सैप एक्सक्रीटरी वेस्ट. जो आपके वैक्यूल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, सैप हो गया, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो आपके वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड इसमें एक मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल मतलब वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा टोनोप्लास्ट. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैक्यूल मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वैक्यूल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन इन साइटोप्लाज्म. तो अगर आपको लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन कोई चीज भेजनी है तो वहां पे आपको एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, एटीपी का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एंड तभी आप वो चीज को भेज सकते हो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन. अब जो वैक्यूल है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का होता है. तो अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करूं तो वो किस में प्रेजेंट होता है? आपके अमीबा में प्रेजेंट होता है. फूड वैक्यूल्स आपके प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो ये आपके चारों जितने भी मेंबर थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. कौन कौन थे आपके सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे. ठीक है, दूसरे आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, तीसरा था आपका लाइसोसोम, एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल. ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबॉडीज. जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज. इट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो स्ट्रक्चर है दोनों में प्रेजेंट होता है, आपके प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है. एंड इट कंटेन्स द सेवरल एंजाइम. एग्जाम्पल इज पेरोक्सिसोम. ठीक है, तो ये बहुत सारे एंजाइम्स इसके पास होते हैं एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज पेरोक्सिसोम. ऑलराइट, चलिए, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया. तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो ये स्मॉल होते हैं साइज में. ठीक है, दे आर स्मॉल इन साइज, stained with a janus green and diameter is around this.
ठीक है, लेंथ इनका इतना होता है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो ये डबल मेम्ब्रेन है, तो दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड अंदर का इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड दिस इज इसके अंदर जो है जो ये वाला है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये साइटोप्लाज्म ही है, बट इसको हम लोग बोल रहे हैं होमोजीनियस मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है बिकॉज इसके पास खुद का डीएनए आरएनए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस। राइबोसोम भी 70S का होता है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यस, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। नेक्स्ट वी हैव द प्लास्टिड्स। सो बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, वो आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स, राइट। लार्ज, थोड़े बड़े होते हैं और लेंथ होता है इनका कुछ 5 to 10 माइक्रोमीटर, विड्थ होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं तो ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ग्रीन कलर का होता है। अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है कैरोटीनॉइड्स। इसमें अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो कलरलेस होते हैं ये प्लास्टिड, एंड इसमें बेसिकली इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो अब ये भी 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट जो है वो किसका स्टोरेज करता है, प्रोटीन का। अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करता है और एलियोप्लास्ट जो है वो ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं यहाँ पे प्लास्टिड की, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड बेसिकली दिस इज योर थैलेकॉइड। अगर यहाँ पे 3 की बात करें, यहाँ पे 3 चीजें, इसका एक यूनिट अगर आप लोगे, एक कॉइन, पाइल ऑफ कॉइन, मतलब एक कॉइन लोगे, बेसिकली दे आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ, इन अ पाइल। ठीक है, पाइल के फॉर्म में होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। पूरे पाइल को हम लोग बोलते हैं ग्राना, पूरे पाइल को हम लोग बोलते हैं ग्राना। और उसमें से अगर एक की बात करो तो उसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थैलेकॉइड। एंड यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रोमा। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजुला। सो जो सीलिया होता है, सीलिया इट इज अ न्यूमरस स्मॉल वर्क लाइक ओर्स, एंड जो फ्लैजुला है फ्यू लार्ज हेल्प इन सेल मोटिलिटी। तो बेसिकली जो फ्लैजुला है उसका मेन फंक्शन क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, यस, तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, ये दीज आर द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस, इनके बीच में दीज आर इंटर डबलेट ब्रिज, बीच में इनका सेंट्रल शीथ होता है। ठीक है, एंड ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं, विच इज कॉल्ड द रेडियल स्पोक। ठीक है, विच इज कॉल्ड द रेडियल स्पोक। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूक्लियस पे आएंगे। फिर न्यूक्लियस जो है वो आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो आपका लास्ट टॉपिक है। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम की बात करूं, forms the basal body of the cilia and flagella. Spindle fibers give rise to the spindle apparatus. तो ये वाला आपका ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल। चलिए, यहाँ पे अब हम आते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज न्यूक्लियस। सो बेसिकली जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है उसको, ब्रेन ऑफ द सेल। और नंबर क्या है, वो वेरी करता है। तो किसी में, वैसे तो एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट इट कैन वेरी। ठीक है, न्यूक्लियस और भी ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। क्रोमैटिन इज न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए प्लस आरएनए, और इसके साथ हिस्टोन प्लस एनएचसी प्रोटीन होता है। ऑलराइट, यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है आपका पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलेगा, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब द कवरिंग या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर लेमिना हो गया, इसके अंदर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका क्रोमैटिन, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली उसके साथ ही होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ही कंटिन्यू करता है, न्यूक्लियर एनवेलप कंटिन्यू करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ।
ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ पोर्स होते हैं विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्स, जहाँ से आपका जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, जो भी चीजें हैं वो आपकी एंटर और एग्जिट करती है। ठीक है, सपोज अगर आपका न्यूक्लियस से कोई चीज बाहर साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो किसके थ्रू जाएगी, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगी। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, ये आपके आर्म्स है। ठीक है, यस तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये दिस इज द फर्स्ट क्रोमैटिड, यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, सॉरी जो प्रोटीनियशियस डिस्क होता है सेंट्रोमियर विच इज कॉल्ड द काइनेटोकोर। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का। तो ये क्या है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ पे है, अगर सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में है, ठीक है सेंटर में है, तो उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। अगर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है तब उसको बोलेंगे हम सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। अगर ये आपका थोड़ा सा और ऊपर की तरफ है तो उसको हम बोलेंगे सब टर्मिनल सेंट्रोमियर। अब अगर ये टर्मिनल पे है, बिल्कुल ही ऊपर हो गया, ये देखो, ठीक है ये बिल्कुल ही ऊपर हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। तो इस तरीके से जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये इस टाइप में है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द सैटेलाइट विच इज स्मॉल एंड नॉन स्टेनिंग रीजन, क्रोमोसोम शोइंग सैटेलाइट रीजन। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है, किसी किसी क्रोमोसोम्स में आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। तो यस, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसी के साथ साथ हम लोगों ने पूरा जो चैप्टर है वो खत्म कर लिया है। ठीक है, यस पूरा जो चैप्टर है वो हम लोगों ने खत्म कर लिया है। चलिए, इसी बात पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर एंड्स टुनाइट। तो आपको सारे नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे 50% का ऑफ मिल रहा है, साथ ही साथ आपको 9 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यस, आपने सही सुना, 50% का ऑफ मिल रहा है सारे नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे, प्लस 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। कोड यूज करना है आपको AS08। ठीक है, AS08 जो है वो कोड यूज करना है। एंड जाइए फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड पढ़ाई शुरू कर दो यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिनिक्स टेस्ट सीरीज चल रही है, एक जो है टेस्ट सीरीज वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो अनअकैडमी लाया आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको जो सिलेबस है आपका लेटेस्ट NTA सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है ये टेस्ट सीरीज। साथ में आपके जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं इन्होंने बनाया है। इसके बाद आपको डिटेल वीडियो लेक्चर भी मिलेगा इस टेस्ट सीरीज के बाद। तो जितने बच्चे इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं जाइए फटाफट से एनरोल कीजिए। ठीक है, 999 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट वी हैव ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, ये आपको टारगेट, ये किसको टारगेट कर रहा है, नीट 2025 को। सो जो भी बच्चे अभी अपनी तैयारी करना चाहते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं नीट का, जाइए फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग आपका सिलेबस जो है वो फटाफट से करवाने वाले हैं, जल्दी जल्दी खत्म करा देंगे। बिकॉज अभी आपको पता है 4 महीने बचे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस खत्म होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद ही आप रिवीजन करोगे या फिर जो भी टेस्ट सीरीज दोगे, ये सारी चीजें, बट उससे पहले आपका सिलेबस जो है वो खत्म होना चाहिए। तो इसमें हम लोग आपका बिल्कुल फटाफट से सिलेबस जो है वो खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो जाइए फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए। एंड इसमें आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको 450+ लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे, 14+ टेस्ट भी मिलेगा साथ ही साथ, और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। कितने में मिल रहा है आपको, 1999 में, मतलब इतने कम प्राइस में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फॉर नीट 2025। जाइए फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दो यार। ठीक है, कोड यूज करना है आपको AS08 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। जितना भी डिस्काउंट होगा आपको इस कोड की हेल्प से मिल जाएगा। तो फटाफट से जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो अपना। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा जो चैप्टर था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फटाफट से हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दीज ब्यूटीफुल नोट्स। सारे नोट्स की हेल्प से हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लिया है। एंड एक और चैप्टर हमारा 11th क्लास से खत्म हो गया है। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलने वाले हैं किसी और चैप्टर के साथ और उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अगेन जैसे मैं बोलती हूँ, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।